स्टार्ट करें। मेरा नाम अंशुल शर्मा है। गेट खोलो। क्या फोन बजा रहा है? जानते हो क्या? कुछ ही लोग जानते हो, एक आध कोई जानता भी है क्या? मैं तो कभी मिला ही नहीं। कभी आता हूँ तो ऑनलाइन ही आता हूँ शाम को बस। अंशुल शर्मा मेरा नाम है, पीएचडी कर रहा हूँ आरसीएस से, ठीक है, इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर। क्लास जो है वो क्रॉप्स की रहेगी। जीएल सर ने बोला नहीं है, क्रॉप्स जो है मैंने सिलेबस देखा था, बहुत ज्यादा क्रॉप्स नहीं है, तो क्रॉप्स जो है अपन लिख के कंप्लीट नहीं कर सकते। लिख के कंप्लीट करेंगे तो एक शुगर कैन ही 10 क्लास के अंदर होगा, ठीक है। तो आपको नोट्स दे रखे हैं ना, रॉयल के बुक दे रखी है इकोनॉमी की, तो वो बुक का ही पूरा मैटर जो है सेम अपन कवर करेंगे और आपको बुक से ही पढ़ना है, और जो अपन पीपीटी से कवर करके खत्म करेंगे क्लास को। क्योंकि मैंने तो लिख के पूछा था, पीपीटी से थोड़ा सा जमता नहीं मेरे, तो लिखने के बेसिस पे तो क्लास जो है अपनी जिस हिसाब से क्रॉप्स है कम से कम बच्चों 55 से 60 दिन की है। क्रॉप्स ही क्रॉप्स। अब शुगर कैन ही 10 दिन का होता है, जैसे हम उसमें पढ़ाता हूँ ना 12 के अंदर, तो शुगर कैन ही 10 दिन का है। और पैडी जो है आपको बताया मिनिमम नाना करके भी 5 दिन तो लगेंगे। आप कितना भी उसके अंदर कम मैटर कवर करो, तो मैटर जो अपन जितना हो सकेगा उतना उससे ज्यादा ही कवर करेंगे। पर ये जो है वो अपन आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, वो बुक को लेकर आना है, ठीक है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी करते रहेंगे और अपन पढ़ते भी रहेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा अपन जनरल स्टार्ट करते हैं क्या है क्रॉप्स, फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लगे कि स्पीड में है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट है, हाँ तो आप क्लास में खड़ा होकर आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया बी फ्रैंक, बिल्कुल कोई समस्या है नहीं। जो भी आपको डाउट हो क्लियर कर सकते हो। और बीएससी किए हुए हो कुछ? सब 12th वाले बीएससी कौन से कोई किया हुआ है? बीएससी चल रही है? कहाँ से चल रही है? चलो आज 12th तो किए हुए ना सारे के सारे। हाँ तो अपन को ऐसे हेजिटेशन नहीं करना, जो समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है। पर देखो मैं आपको बताऊं क्रॉप्स का क्या क्राइटेरिया रहता है। मुझे 5-6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और ऑलमोस्ट क्रॉप की अपन बात करें तो 30% तक जो मैटर है वो सारी क्रॉप्स का सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा अपन समझ लेते हैं क्या है। 30% मैटर सेम रहता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको याद करने की अगर किसी क्रॉप के अंदर मैटर की जरूरत पड़ती है 30% की ही पड़ती है। बचा अपना कितना परसेंट? 40%। अब ये 40% रहेगा आपका कंप्लीटली रटने का, ठीक है। चाहे आप इसके अंदर खुद पढ़े या अपन किसी दूसरे से पढ़े, अब मैं नहीं पढ़ाऊं ना उस क्रॉप्स को, तो आप खुद ही पढ़ लोगे उसको, क्योंकि वो मैटर कितना रहेगा सेम रटने। अब मुझे पता है जैसे एग्जांपल अपन मेज की बात करें, गंगा फर्स्ट वेरायटी है, उसमें भी कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा साइकोलॉजी दिमाग के अंदर ऐसी बना के अपन को चलनी है। क्लियर है? क्रॉप्स याद नहीं होंगी अगर उनको रोज नहीं पढ़ोगे, तो पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। उतना ज्यादा आप सोचो कि बहुत ज्यादा स्पीड में मैंने कराऊंगा नहीं, जितना होता है जितना क्रॉप्स अपन कराते हैं, क्योंकि कंप्लीट जो है 12th के बेसिस पे ही रहती है अपनी क्रॉप्स जो है। और 12th के अंदर लॉन्ग ईयर के अंदर जितने दिन में हम कराते हैं उतने दिन में ही मैं आपको कवर कराऊंगा, जबकि वहां तो और ज्यादा क्रॉप्स हैं, आपके में तो कम है फिर भी। तो आपको लगेगा अपन स्पीड में है या समझ में नहीं आ रहा, तो बीच में ही आप रोक सकते हो क्लास के अंदर ही, विदाउट एजिटेशन। समझ में नहीं आ रहा तो वापस रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये मैटर आपका रटने का रहेगा ऑलमोस्ट, ये समझने का रहेगा, और ये मैटर जो सेम रहता है किसी क्रॉप का। आपने ऑलमोस्ट इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया इकोनॉमी के अंदर पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो पूरा कवर कर लिया तो उसमें बेनिफिट अपने क्या रहता है कि देखो वीड 10% के अंदर जो सेम मैटर का कवर आ जाता है, फिर इस 30 में से वीड आपने ऑलरेडी पढ़ रखे, ठीक है। अब मैं वीड की बात करूंगा तो वीड के अंदर आपको ऑलरेडी 1-2 वीड पता होंगे, ठीक है। मेज की बात करूंगा तो मेज के अंदर आपको ऑलरेडी 1-2 वीड पता होंगे, ठीक है। या उसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे मेज की बात करें मैंने, वीड तो वीड मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पता है कि C4 प्लांट के अंदर स्ट्राइका होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है? वीड पढ़ रखा है, आपको कवर हो जाएगी काफी सारी चीज। तो कई हद तक है जो आपके ऑलमोस्ट ऐसे दिक्कत आएगी नहीं। आए तो आप मुझे क्लास के अंदर ही बता देना, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपन क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा। हिंदी मीडियम हो ना कंप्लीट? चलो फसल है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रॉप क्या है, यानी कि फसल। हमें बुक वगैरह बुक होगी ना आपके पास, नोट्स होंगे ना सारे? हाँ, नहीं हो तो मैं अपलोड कराता हूँ ऑनलाइन, वालों बता देना। क्रॉप का मैटर जो है, फसल क्या है सबसे पहले तो ये बताओ। आपने फील्ड के अंदर हर जगह या ऑलमोस्ट जो आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही होते हैं अपन, एग्रीकल्चर वाले तो सब देखते हैं फसल, सब तो फसल है क्या? कोई अगर पूछ ले आपसे
या कोई साइंटिफिक वे के अंदर बात करे कि व्हाट इज क्रॉप, यानी कि फसल क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, बताओ। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पूछ ले फसल क्या है तो क्या बोलोगे। अभी बाहर कोई एक दो प्लांट ऐसे उगे हुए, मैं बोल दूंगा फसल है, आप उसको फसल क्यों नहीं कहते हो। आता है आपको, बोलो, सब आता है। वेरी गुड। एक ही प्रकार के पादपों का समूह। तब एक ही प्रकार के पादपों का समूह, मान लीजिए मैं कोई भी गेंदा वगैरह के फूल लेके आया, ठीक है। अब मैंने अपने जस्ट सामने जो है अपने रोड साइड के किनारे उन पादपों का समूह जो लगा दिया, ठीक है। 8 बोले, 10 बोले, 20 बोले, 50 बोले, तो लगा दिया। अब मुझे उसका मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ग्रो हुए जैसे हुए नहीं हुए, वो मैं उसका कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैंने उसका आर्थिक लाभ उठाया ही नहीं, तो वो क्या है, फसल है क्या वहां पर। समझ आया। तो अब बताओ क्या है। बड़े क्षेत्र में एक ही प्रजाति के पौधे को उगाना, किसके लिए, आर्थिक लाभ है। तो क्लियर है, ये होगी आपकी फसल, ठीक है। तो फसल की परिभाषा लिख लें। हाँ, एक दो कुछ चीजें जो है ना, अपन मैं काफी सारी चीजें आपको ऐड कराऊंगा, तो वो उस बुक में ही ऐड करनी, मैं इसलिए उस बुक को बात कर रहा था, बाकी ये उस बुक में भी होगी है डेफिनेशन, ठीक है। एक बड़े भूभाग में एक समान पौधे के समूह को आर्थिक उद्देश्य की दृष्टि से उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन पॉइंट क्या रह गया आपके, अगर कोई अपन अंडरलाइन की अगर बात करें, मेन पॉइंट आपका क्या है, आर्थिक उद्देश्य। जब तक उसका आर्थिक उद्देश्य नहीं है तो किसान को फायदा नहीं है, तो क्या मतलब है उसका, टाइम पास के लिए थोड़ी उगाता है कोई फसल, ठीक है। क्लियर है। अब आपको स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया होगा सर ने, तो वहां पर क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया होगा, आई थिंक क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, रबी की फसलें, ये तो सब कुछ पढ़ा रखा है ना आपको ऑलरेडी। तो वहां क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया होगा, तो उस क्लासिफिकेशन में आपने अलग अलग आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन क्रॉप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने अलग अलग आधार पर पढ़े, तो किस आधार पर पढ़े, जैसे ऋतु के आधार पर पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे कि आपने अलग अलग आधार पर पढ़े, तो किस आधार पर पढ़े, जैसे ऋतु के आधार पर पढ़े थे, ठीक है। ये अपन को लिखनी में समझा देता हूँ, ऋतु के आधार पर कौन कौन सी पढ़ी थी, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। जीवन चक्र के आधार पर पढ़ी थी, जीवन चक्र के आधार पर जैसे कि 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य के आधार पर अगर अपन बात करें, तो जैसे कि आपने बताओ कौन सी पढ़ी, कैश क्रॉप पढ़ी होंगी, कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसलें, जिनको अपन मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने रंग वाली फसल पढ़ी होगी, यानी कि जिसका उपयोग अपन किस लिए करते हैं, रंग के लिए करते हैं। तो इस आधार पर अपनी फसलों का सामान्य वर्गीकरण वो पढ़ रखा है, तो अपन को उसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खरीफ ये तो सब जानते हो ना, खरीफ, रबी, ऋतु, जायद, ये तो कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। खरीफ की फसल कब लगाते हैं, कब लगाते हैं, जून जुलाई में। जैसे एग्जाम्पल बताओ खरीफ की, है रबी की फसलें बताओ। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा सुपरवाइजर और इनका कुछ बताता हूँ, क्या क्राइटेरिया रहता है। सुपरवाइजर और जेईटी और सीयूटी जो ये एग्जाम है ना, इन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा अपन डीप कई बार पढ़ के जाते हैं, डीप क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आते। इस चीज को दिमाग के अंदर से निकाल देना कि नॉर्मल पेपर आता है, कहीं ना कहीं आपको एक जो एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको पेपर मिलता ही है। कि 8 से 10 क्वेश्चन आजकल हर एक एग्जाम के अंदर ऐसा आने लग गए जिसमें हवा नहीं लगती। लास्ट ईयर सुपरवाइजर का जो पेपर था, उस सुपरवाइजर के पेपर के अंदर यही तो था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से समझ में नहीं आए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहरी सबको समझ में आते हैं।
अब अपन क्या करते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं पूरे कंटिन्यूसली जो मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी जो बारीक चीज है ना उनको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो ऐसा नहीं है कि आए। जैसे एग्जांपल साइंटिफिक नेम, किसकी बात करें अपन, साइंटिफिक नेम ही मिस कर जाते हैं बच्चे, और सिर्फ किसमें करवाते हैं, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। तो साइंटिफिक नेम्स की बात हो, चाहे सीड रेट की बात हो, वेराइटीज की बात हो, जो बिल्कुल हल्के हल्के जहां से आपका एग्जाम कब है, अभी एग्जाम की डेट क्या है, ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम है कि अभी से अगर आप पढ़ने बैठो उन चीजों को, अरे अगर सर 10 वैरायटी क्रॉप की याद नहीं हो रही, आराम से हो जाएंगी, एक दिन में एक वैरायटी करोगे तो भी हो जाएगी ना, समझ रहे हो ना। तो अपन को कंटिन्यूसली इस तरीके से भाई के सिलेबस को कवर कैसे करना है, आपने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है, क्रॉप्स बच रही हैं, अब क्रॉप्स के अंदर क्या बच रहा है कि रोज जो पढ़ा है उसको कंटिन्यूसली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको जो चीजें रटने की उनको रटते ही रहना है, ठीक है। साइंटिफिक नेम जैसे क्वेश्चन बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन आते हैं काफी, यहाँ से पूछ ले जाता है कि उत्पत्ति स्थान क्या है, फसलों से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई तना छेदक जो है, तना छेदक के बारे में पूरा डिटेल बताइए कि तना छेदक किस प्रकार क्या कर रहा है, तना छेदक से बिल्कुल सिंपल पूछ लिया जाता है कि तना छेदक का नाम क्या है, कैसे लक्षण है, और किसका प्रमुख कीट है, एग्जाम्पल। मतलब कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि निम्न में से मक्का का प्रमुख कीट है, निम्न में से गेहूं का प्रमुख रोग है, तो अंदर भी नहीं जाता, सिर्फ कहां से पूछता है, बाहर से। तो इस पे बहुत ज्यादा अपन को कंफ्यूज नहीं होना, इजी है, क्रॉप सबसे इजी लगती है। क्रॉप सबसे इजी जब लगती है जब आपको स्टार्टिंग का पूरा मैटर क्या होता है अच्छे से याद होता है। हमेशा कोई भी टीचर क्रॉप सबसे बाद में क्यों कराता है, जैसे कि मैं खुद रॉयल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, 2016 के अंदर तो हमें पढ़ाते थे नरेश सर। तो हमने पूछा सर क्रॉप सबसे बाद में क्यों, क्योंकि हम स्कूल से पढ़ के आए थे तो हमारे टीचर ने तो क्रॉप सबसे पहले ही पढ़ाई थी। तो वो इसका क्राइटेरिया रहता है क्योंकि सारा सिलेबस जो होता है ऑलमोस्ट आपको क्रॉप्स के अंदर मिलेगा, तो पहले आपने पूरा पढ़ लिया, तो अब अपन क्रॉप्स के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉप्स के अंदर अपन मूव करते हुए सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं वीट और इन सब के बारे में पूरा, ठीक है। तो वीट से पहले अपन स्टार्ट करेंगे पूरा जनरल क्रॉप का इंट्रोडक्शन। मैं वापस कह रहा हूं, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, यही ठीक है, घबराना नहीं है। सबसे पहले अपन कौन सी क्रॉप्स पढ़ेंगे, अनाज वाली फसलें, ठीक है। अनाज वाली फसलों में सबसे पहले अपन पॉइंट बात करें, अनाज क्या है। कोई पूछ ले भाई प्रमुख अनाज वाली फसल है, अनाज है क्या ये। मान लीजिए मैंने आपसे मैं आपसे 3 लाइन पूछना चाहता हूं कि 3 लाइन बताइए अनाज की फसलों के बारे में। तो खाने के काम तो भाई दाल भी आती है, वेरी गुड, किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट, मेन पॉइंट हो गया एक। और बताओ, सबसे मेन पॉइंट तो क्या होता है, सोर्स किसका है, तो मेन पॉइंट क्या हो गया आपका, सोर्स किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। और प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, प्रमुख रूप से ध्यान देना, पूरे विश्व लेवल की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल विश्व स्तर की बात की जाए, तो प्रमुख रूप से ज्यादा क्या किसका कंजप्शन होता है, अनाज का या दलहन का, अनाज का। तो इसलिए प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें वो क्या है आपके, अनाज। खाद्यान्न फसलों के अंदर क्या आती है आपकी, अनाज वाली फसलें आती है, ठीक है। अनाज वाली फसलों को जनरल आपने देखा होगा कई बार वर्ड यूज में ले लेते हैं, क्या बोल देते हैं, सीरियल क्रॉप। क्या बोल देते हैं कि यार कौन सी सीरियल पढ़नी है, कि अपन को पैडी पढ़नी है, मेज पढ़नी है। सीरियल मतलब क्या होता है, सीरियल मतलब अनाज ही है, सीरियल क्या है, अनाज ही है। तो ये सीरियल एक भाषा का शब्द है, जैसे मैं बात करूं कई बार अपन बोल देते हैं ना, जैसे आज भी अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि एग्रोनॉमी इंग्लिश वर्ड है सस्य विज्ञान का, एग्रोनॉमी इंग्लिश वर्ड थोड़ी है। कई बार ऐसे लिखा जाता है भाई, एग्रोनॉमी हिंदी में कहते हैं इसको सस्य, कौन क्या कहते हैं हिंदी में, नहीं कहते हिंदी में सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी और सस्य विज्ञान दोनों एक ही चीज है। इसको मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, नीचे वाले को आप आपकी भाषा में कह रहे हैं, समझ आ रहा है। तो अब जैसे सीरियल है, तो सीरियल कोई इसका इंग्लिश वर्ड जो है, ऐसा ये नहीं है कि भाई इंग्लिश वर्ड है इसका अनाज का सीरियल। सीरियल तो एक रोमन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, रोमन लैंग्वेज का वर्ड है। और वर्ड क्या है, वर्ड है आपका सीरस। क्या है वर्ड, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनाजों की देवी। क्या मतलब है इसका, अनाजों की देवी, गॉडेस ऑफ ग्रेन। तो कुल मिला के अपना वर्ड अपने सामने आ गया क्या, अनाज। सीरियल को अपन क्या बोलते हैं, अनाज। तो अपना वर्ड अपने सामने आ गया। तो अनाज कैसे आया पता चला, क्लियर है। तो सीरियल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक, रोमन लैंग्वेज का वर्ड। वर्ड क्या है, सीरस। इसका मतलब क्या है, अनाजों की देवी, ठीक है। अब प्रमुख रूप से अपन बात करें
प्रमुख जैसे खाद्यान्न फसलों की, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल अब कौन कौन सी है? विश्व स्तर की और भारत की और अपने राजस्थान की। बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? विश्व की कौन सी है? तो विश्व की कौन सी है? ठीक है, पूरे विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? सर्वाधिक कंजप्शन किसका होता है? गेहूं का होता है। अपने भारत की कौन सी है? धान, ठीक है, यानी कि चावल। और राजस्थान में सर्वाधिक क्या खाया जाता है? बाजरा। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, तीनों क्वेश्चन बहुत शानदार थे। और ईमानदारी बताओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते अपन इनमें? सबसे इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्रॉप से आपको देखने को मिलते हैं। अब ये तो रही किसकी? खाद्यान्न फसलों की, यानी कि अनाज वाली फसलों की। ठीक है, अब प्रमुख अपन बात करें किसकी? तिलहनी फसल की। वही बताइए, कंसेप्ट सेम। तिलहन फसल में सर्वाधिक जो प्रमुख तिलहनी फसल है विश्व की, भारत और राजस्थान। तो पूरे विश्व की बताइए। वेरी गुड, कौन सी है? सोयाबीन, जिसको अपन फ्यूचर ऑयल सीड भी बोलते हैं, येलो ज्वेलो बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन वाली भी जवाब देते रहो। भारत की कौन सी है? सरसों का कंजप्शन है ना। जैसे कि आप लोग कहां से हो? कहां से हो? बोलते रहो, बोल पता। ये तो माड़ोती एक साथ ही बैठते हो क्या? हाँ, आप? ठीक, अब ध्यान से सुनना। जैसे मैं हूं पूर्वी राजस्थान से, पूर्वी राजस्थान यानी कि धौलपुर से। ठीक है, तो अब धौलपुर से हूं मैंने तो यहाँ आने के बाद कभी सरसों के तेल की सब्जी खाई नहीं। मैंने तो सरसों के तेल की सब्जी कभी खाई नहीं। हम जब सब जैसे हॉस्टल में क्या खुद खाना बनाते थे ना, कभी कभी सैटरडे तो लेने जाते थे, तो सोयाबीन का ही तेल जनरली जो है 20-25 रुपए का एक पैकेट में लेते थे। एक दिन ही बन सब्जी बनानी है तो सोयाबीन का तेल लेते थे और लेकर आते था। मेरा बैचमेट है कोई भी जूनियर, तो हम बनाते थे। एक दिन मैं लेने गया तो सरसों का लेके आ गया, तो बोलते सरसों के लेके आ गया। तो मुझे ऐसा उनको लगा कि यार अजीब, यानी कि सरसों यहाँ कंजप्शन उसका होता ही नहीं। तो आप याद रखना, सरसों जो है वो पर्टिकुलर किन्हीं क्षेत्रों के अंदर बात की जाती है उसके कंजप्शन, यानी कि उसके खाने की। पूरे भारत में सरसों का इतना कंजप्शन नहीं होता। सरसों का कंजप्शन कहीं होता है तो सिर्फ सिर्फ कहां होता है? राजस्थान के अंदर होता है। कहां होता है? अब जैसे मैंने क्यों बोला वो वाली बात, क्योंकि भारत में तो सरसों सिर्फ कहां पर सीमित रह गई? राजस्थान के अंदर सीमित रहेगी। कहां रहेगी? ठीक है, और जिसको जैसे उदयपुर के अंदर भी ज्यादातर सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल ही खाते हैं। ठीक है, उधर अगर यहाँ भी बात करें, यहाँ किसी को थोड़ा सा, किसी को पता है कि भैया सरसों के तेल से अगर सब्जी में छौंक लगाएंगे थोड़ा ज्यादा अच्छी बनती है, तो वही लोग सरसों का कंजप्शन करते हैं, अदरवाइज वो और भी कोई दूसरा इंसान नहीं करता। तो राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो गई? सरसों। तो बची भारत की। अब बताओ। वेरी गुड, कौन सी हो गई? मूंगफली। मूंगफली का कंजप्शन जो है, आप कहीं जाओ मूंगफली का तेल आपको कंजप्शन में हमेशा मिल जाएगा, कहीं जाओ आप पूरे भारत में। ठीक है, मूंगफली का हमेशा मिल जाएगा। तो ये बात प्रमुख तिलहनी और अनाज वाली फसल का आता है। अब बात करते हैं अपन दाल वाली की। किसकी बात करते हैं? दाल वाली फसल की बात करें, दलहनी फसल की बात करें, तो विश्व लेवल पे दलहन का इतना रोल है क्या जितना सिर्फ अपने भारत के अंदर है? नहीं है, क्योंकि जितनी भी दलहनी जो फसल है जिनके प्रमुख रूप से जिनका कंजप्शन होता है, उन सबका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। मिलेट्स जो आप पढ़ते हो, मोटा अनाज के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल ईयर 2023, उनका भी देन कहां है? भारत। भारत में भी कौन? राजस्थान। ठीक है, ये सब इनकी देन कहां है? भारत। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इनका जो वर्चस्व रहेगा वो कहां रहेगा? भारत के अंदर ही रहेगा। कुछ ही क्रॉप्स हैं, जैसे कि चवला की बात करूं मैं खरीफ में से, वो आपके अफ्रीका में। ठीक है, राजमा की उधर की अपन बात करते हैं, और 1-2 क्रॉप अलग। बाकी इन सबका जो उत्पत्ति स्थान है क्या है? भारत है। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम एशिया आपका चने का, तो वो अपन उसके अंदर ही आते हैं। टर्की और ये सब उसके अंदर ही आते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर। गेहूं का भी उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, तो यहां सिर्फ अपन बात करेंगे दलहनी फसल की, कि भैया प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है भारत की। तो प्रमुख दलहनी फसल, वेरी गुड, कौन सी है? चना। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चना के पश्चात भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? बताओ। समझ आ रहा है आप सबके? समझ आ रहा है ना बच्चों, गर्ल्स समझ आ रहा है? बताइए। अरहर, वेरी गुड, कौन सी है? अरहर। अच्छा, अब मैं पूछ लूं भारत की प्रमुख
खरीफ में उगने वाली दलहनी फसल है? खरीफ, तो आंसर क्या जाएगा? अरहर। अब मैं पूछ लेता हूं, भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, ऑप्शन में चना, अरहर, मोठ, उड़द। चना। और सेम ऑप्शन है, वापस पूछ ले मैंने कि भारत की प्रमुख खरीफ की दलहनी फसल, अरहर। सेम ऑप्शन है अगर पूछ लिया जाए भारत में प्रमुख रबी की दलहनी फसल। समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चन जो अपन को देखने को मिलते हैं, तो ये भी लिख लो एक बार, ठीक है। और तो कुछ लिखा नहीं मैंने, ये सीरियल वगैरह ये तो सब उसके अंदर है, नोट्स के अंदर आप लिख लेना, ये अलग से कहीं लिख लो। हाँ बेटा, क्रॉप्स जो है उसका मैटर, और आप क्रॉप्स वगैरह के थोड़े से ऑब्जेक्टिव लगाते रहना, ऑब्जेक्टिव जितने लगाओ उतना ज्यादा बेनिफिट चल रहेगा। क्या बेटा? चलती है ना यूट्यूब पे क्लास? आज सुबह ही तो हुई थी, आज सुबह भी हुई थी। उसमें क्रॉप्स के क्वेश्चन ही देते हैं, क्रॉप्स के चक्कर में क्या है, ऑलमोस्ट पूरा मैटर कवर कर देते हैं ना, तो मैं क्रॉप्स के क्वेश्चन डाल देता हूँ इसमें काफी। ऑनलाइन वालों समझ तो आ रहा है आप सबके? तो फिर आप लोग ड्रॉप दे रहे हो क्या सबके सभी? 12th के बाद कुछ नहीं कर रहे क्या? चल रहा है कॉलेज? कुछ कुछ का चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा है, ऐसा? तो सबका प्राइवेट से चल रहा है, गवर्नमेंट से चल रहा है? प्राइवेट से। कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो मैं वो अपलोड करवा दूंगा ऑनलाइन मैटर, क्रॉप्स का, सारी क्रॉप्स का अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से निकाल लेना। चलो डन। अपन कुछ क्रॉप्स के अंदर आपको बेसिक बेसिक जो मैटर है, जैसे मान लीजिए आपके अनाज वाली फसल है, तो अनाज वाली फसल में जो जो सेम रहने वाला है, जो जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहने वाला है, उसको अपन पहले एक साथ पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे अनाज वाली फसल पे चलेंगे। ऐसे ही तेल वाली कोई फसलें हैं, तो तेल वाली फसलों में कॉमन क्या है उसको पहले पढ़ लेंगे, फिर तेल वाली फसलें पढ़ेंगे। अब इससे क्या है, कॉमन क्या है, तो उससे सारी क्रॉप्स में उसको पढ़ाने की जरूरत अपन को नहीं है, ठीक है। तो अपन मूव करते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये सेम नोट्स जो है वो मैंने वहां की आपकी जो 12th की इकोनॉमी की बुक है, सॉरी अपने इसकी बुक है ना रॉयल की, वही है। जैसे सीरियल, सीरियल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? रोमन। और किससे लिया गया है? सीरस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? अनाजों की देवी। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप सबके सामने यही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। अब उर्वरक प्रबंधन की बात आती है, इस उर्वरक प्रबंधन के पॉइंट को जो है मैं जब धान पढ़ाऊंगा वही समझाऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिक है धान के अंदर ही है, ठीक है, तो इसको आप मत देखना, ये धान के लिए ये स्पेसिफिक। अब बात आती है एनपीके के रेशो की। आप सारी जितनी भी फसलें पढ़ोगे उसके अंदर एनपीके रेशो आपको जरूर पढ़ना ही पड़ेगा। एनपीके रेशो यानी कि नाइट्रोजन की पौधे की आवश्यकता कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, और पोटेशियम की कितनी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा फटाफट आपने पढ़ लिया, तो नाइट्रोजन का काम बता दो जल्दी। वानस्पतिक वृद्धि करना, और बोलो फटाफट, प्रोटीन निर्माण, अमीनो निर्माण, और बोलो जल्दी जल्दी बोलते चलो। चारे वाली फसलों में उपयोगी हूं क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि करता है, और एक और फंक्शन तो बोलो इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल का निर्माण, हरे रंग का, हरेपन का निर्माण, क्योंकि वो किसका भाग है? आपके क्लोरोफिल का भाग है, ठीक है। यानी कि आपके जो पोरफायरिन रिंग बनती है, आप सर ने पढ़ाया होगा आपको, तो उसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा रहता है ना, और मेन तो रोल किसका है? मैग्नीशियम का, पर उसके अलावा किसका है? नाइट्रोजन का। ऐसे तो इसके अलावा और किसका है? तो आयरन का भी है, किसका भी है? आयरन का भी है, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो नाइट्रोजन का कार्य हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस के कार्य बोलो फटाफट। जड़ों का निर्माण, एडीपी एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी करेंसी, बोलते रहो फटाफट। डीएनए आरएनए का पार्ट, ऊर्जा की मुद्रा, और उसके अलावा डीएनए आरएनए का पार्ट है, तो इसलिए क्या कहते हैं? की ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की कुंजी। और बोलो, जड़ों का निर्माण कर रहा है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया? सूखा प्रतिरोधी, ठीक है। ये रही फास्फोरस की बात। पोटेशियम की बात पे आ जाओ। रंध्रों को खोलना बंद करना, ट्रैफिक पुलिसमैन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च,
यानी कि आपके शुगर का सिंथेसिस करना, यानी कि निर्माण करना या स्थानांतरण करना, और लग्जरी कंजप्शन, यानी कि पौधे को जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा वो कंजप्शन कर लेता है। तो क्या उसका कोई लॉस होता है क्या? अब याद रखना, पोटेशियम की टॉक्सिसिटी कभी प्लांट के ऊपर नहीं होती। पोटेशियम की टॉक्सिसिटी यानी कि अधिकता दूसरे पोषक तत्व को प्रभावित कर सकती है, लेकिन पौधे को प्रभावित नहीं कर सकती। हिडन भी इसी से संबंधित है। ठीक है, आप लोग हिडन जानते हो ना सबके सब, क्या होता है हिडन? क्या होता है छुपी हुई भूख? टोपी वाले भैया, क्या होता है छुपी हुई भूख? ले नहीं पा रहा, तो इससे क्या होगा? लक्षण दिखाई दे जाएंगे? लक्षण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन किसमें ओवरऑल अफेक्ट आएगा? उपज में, यानी कि जो आपकी उपज होगी उसमें क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। तो अपन बात करते हैं एनपीके रेशो की, कि प्लांट को रेशो या रेशो वाइज अगर बात करें तो रेशो वाइज में क्यों बांटा? बराबर बराबर क्यों नहीं दे रहे सारी चीजें? इन बात से पहले अपन के पास ये आना चाहिए ना, बराबर बराबर क्यों नहीं दे रहे? किसी को कोई पोषक तत्व तो ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कोई पोषक तत्व तो कम चाहिए होता है। ठीक है, अब दाल है, दाल को क्या चाहिए ज्यादा? फॉस्फोरस, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन तो है ना। समझ आ रहा है? वेरी गुड। सब सिलेबस के अलावा 12th की बुक भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, एक बार 12th की बुक आपको रिवाइज करनी चाहिए। सुपरवाइजर की तैयारी करो ना आप सारे, एक बार 12th की बुक को लाइन टू लाइन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 12th की बुक को लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसे कोई आपके ऑब्जेक्शन आते हैं कोई भी चीज, तो उसके लिए सर्वमान्य क्या होती है? 12th की बुक ही होती है। अब उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने जेड 2017 दिया था, 17 मैंने एग्जाम्पल 17 में मैंने जेड दिया था, तो उस टाइम एक क्वेश्चन था अरहर की बीज दर। पता नहीं, हमारे सर थे नागा सर, उन्होंने बोला दलनी फसल पढ़ लेना, सीड रेट आएगी कोई ना एक। अब उसको रट के चलेगा, हकीकत में आ गई, तो हमको ऐसा लगा पेपर लीक कर रहे हैं क्या। तो वहां 12 से 15 होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अरहर की सीड रेट। और एमपीयूटी ने उस टाइम पेपर बनाया था हमारे टाइम पे। ठीक है, केवी शुक्ला सर अपने जेड के कोऑर्डिनेटर थे, हमारे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, तो आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, और जो मेरी रैंक थी वो उस टाइम 20 थी ऑल राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी में। फिर क्या हुआ कि जो बुक के अंदर जो सीड रेट दे रखी थी ना, वो 18 से 20 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? तो हम यार यही रहते थे, पीछे जो हॉस्टल है विवेकानंद हॉस्टल ऐसा कुछ है, दो ही पहले, एक ही तो बिल्डिंग थी अपने सामने वाली, और एक पीछे वाली, कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पेड़ था, यही साफ साफ करके यहीं बैठते थे हम एग्जाम देने। तो वहां जो है उन्होंने 12th की बुक को लेकर आए और प्रूफ लगाया, और आंसर उनको क्या मानना पड़ा? 18 से 20। अब ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को बोनस करो डिलीट करो, आप कर ही नहीं सकते। आपने बुक में क्या लिख रखा है? समझ आ रहा है ना, 18 से 20। तो उन्होंने वो हटाया और मैं कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, सिर्फ वो एक नंबर की वजह से, एक क्वेश्चन के फिर वो वापस से तीसरी 3 बार रिजल्ट आया था, वापस आया तो वापस में एट द एंड 46 पे आ गया था, तो मेंटेन हो गया था। तो वापस एक और बार रिजल्ट चेंज हुआ था, एक 2017 के अंदर 3 बार रिजल्ट चेंज हुआ था। तो अब यहां से वहां पहुंचे। ठीक है, 18 से 20। तो अब इसमें क्या है कि हमको तो पहले पूरी जानकारी होती नहीं थी ना, तो अब यहाँ आप लोग थोड़े से अब 12th कर चुके हो, तो समझदारी इतनी होनी चाहिए कि अपन को ऐसे क्वेश्चन को सही रखने के लिए अपन को क्या करना है? 12th की बुक एक बार रिवाइज जरूर करनी है। ठीक है, क्रॉप्स के लिए तो करनी है। अब क्या है उसमें रिवाइज, तो वो क्रॉप्स वाला मैटर पूरा ही यहाँ सेम है, लेकिन मान लो जैसे मैंने सीड रेट अगर आपको 12 से 15 बोल दी, अब क्या पता कि मैंने वो सही वाली फ्लो में ही बोल दी, फ्लो में सही बोल गया, लेकिन वहां 18 से 20 लिखी हो 12th में। और बाकी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 12th की क्लासेज मैं ही लेता हूँ, तो वो पूरा मुझे पता है कि वहां पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो आप भी सिर्फ 12th नहीं, पूरे चैप्टर जो है लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है मैटर उसके अंदर, आप आराम से कवर कर सकते हो, एक एक दिन के अंदर एक एक चैप्टर कवर कर सकते हो, इतना है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा ड्राई फार्मिंग के अंदर सर ने बताया होगा कि शुष्क खेती के अंदर जो बीज दर है वो 20 से 25% अधिक लेते हैं सामान्य की अपेक्षा। सही बात है ना? 12th की बुक क्या कहती है? 10 से 15%। क्या कहती है? तो गड़बड़ हो सकती नहीं हो सकती? आगे एग्जाम्पल समझ में? तो इसलिए क्या पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा? 12th की बुक। ये चीज तो जीएल सर भी बोलते हैं कि अब आई नहीं क्या आपसे बोलने कभी? हाँ, तो ये तो वो भी बोलते हैं क्लास के अंदर। 12th कहीं ना कहीं मैं 12th वालों को भी बोलता हूँ कि ठीक है, जो नोट्स अपन पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी हो, पर थोड़ा सा क्या है अपन को 12th की बुक एक बार रिवाइज करनी चाहिए। आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा 1 साल पढ़ा है ना अभी तो। जनवरी कुछ में तो नहीं एग्जाम, मार्च हो गया क्या? अरे यार बहुत टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ लोगे,
अच्छे से पढ़ लो, सैचुरेट मत हो जाना उसमें। एनपीके का अनुपात है खाद्यान्न फसल के लिए कितना है, 4:2:1 पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। दलहनी फसल के लिए 1:2:1, तिलहनी फसल के लिए, चारे वाली फसल के लिए ये 1 किस रूप में दिया जाता है, जो नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन किस रूप में दी जाती है। 12th में टॉपर कौन था, भाई दिमाग के अंदर क्वेश्चन ये पुटअप होना चाहिए। देखिए दलहनी फसल जो है, उन दलहनी फसलों में नाइट्रोजन क्यों दूं मैं, जब आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले, आप खुद ही बोल रहे थे कि फिक्सेशन करता है, स्टार्टिंग में क्यों देना पड़ता है, क्योंकि उस दौरान जड़ों का निर्माण पूर्णतः नहीं होता। जड़ों का निर्माण नहीं है तो जड़ों पर गांठें क्या आएंगी, गांठें क्या आएंगी तो उसके अंदर राइजोबियम तो कब आएगा, तो है ही नहीं ना। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं, तो उस टाइम नाइट्रोजन को अपन क्या नाम देते हैं, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन एज अ स्टार्टर डोज के रूप में दी जाती, ठीक है। सबने आपने पढ़ रखा होगा। फॉस्फोरस आप देख रहे हो डबल क्यों है, क्योंकि किसका निर्माण करना है, जड़ों का निर्माण करना है। तो ये आपको रेशो याद करना है। बिल्कुल। अनाज वालों को बोलो क्या है, 4:2:1। तिलहनी फसलों का बोलो, तिलहनी फसलों का 3:2:1। अनाज वाली फसलों को बोलो 4:2:1। तिलहनी फसलों का तिलहन तेल, ठीक है। दलहन का बोलो और चारे वाली का बोलो 2:1:4। ऐसे याद रख सकते हो जैसे हमने रखा है 214, 121, 321, 421, ठीक है। 421, 121, 321, 421। तो आप इस तिलहनी को थोड़ा सा इधर रख लो, मतलब पहले पे इसको याद रख लो, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको, ठीक है। अनाज वाली फसल का बोलो क्या है, 4:2:1। तिलहन का बोलो 3:2:1। दलहन का बोलो 1:2:1। चारे वाली को बोलो 2:1:4, ठीक है। याद हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है काफी है, सभी फसलों में लाइसिन, ये जब 14 या 15 जेट 14 या 15 का क्वेश्चन है, सभी फसल में लाइसिन अमीनो अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। कौन सी, खाद्यान्न के। अगर आप खाद्यान्न फसल को लेके चलोगे तो देखो अमीनो अम्ल की मैं बात करूं तो 3 प्रकार के बेसिक अमीनो अम्ल देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन और लाइसिन। कौन कौन से, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन और लाइसिन, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि दलहनी फसल में, सॉरी तेल वाली फसल में खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक कौन सा होता है, तो आपका ट्रिप्टोफैन भी मिलता है और मिथियोनिन भी मिलता है, लेकिन खाद्यान्न फसल में कौन नहीं मिलता, लाइसिन, ठीक है। तो इसको अपन एरो वाइज याद रख लेते हैं, ध्यान देना वहां कि इसमें मिथियोनिन भी मिलता है, ट्रिप्टोफैन भी मिलता है और लाइसिन मिलता है। और ये जो सेम क्राइटेरिया ना, ये आपके अनाज वाली फसल और तेल वाली फसल के लिए रहता है, पर तेल वाली के बारे में कोई बात करता नहीं, अनाज के बारे में बात करते। एक दूसरा क्राइटेरिया जो दाल वाली के लिए और सब्जी वाली के लिए रहता है, वो क्या है, ध्यान देखिएगा। यहां दाल वाली फसल होगी, उसमें मिथियोनिन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बहुत कम। ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन भी क्या होगा, कम। यहां ज्यादा क्या होता है, लाइसिन। तो अब विपरीत हो गया, समझ लोगे कि अनाज वाली फसल होगी तो उसमें मिथियोनिन ट्रिप्टोफैन तो होता है कम, लाइसिन होता है ज्यादा। अगर दाल वाली फसल होगी तो लाइसिन होगा ज्यादा, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन क्या होगा, कम। अब बात आती है अपवाद की। किसकी बात आती है, इस अपवाद को मैं जब मक्का पढ़ाऊंगा तो वहां भी वापस समझाऊंगा पूरा। वो अपवाद रहने वाला है आपका यहां मक्का, ठीक है। मक्का जो है अनाज वाली फसल है, तो मिथियोनिन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, ट्रिप्टोफैन मिलना चाहिए, और लाइसिन की क्या होनी चाहिए, कमी। तो अनाज वाली फसल है तो लाइसिन की तो कमी होती ही है, ध्यान दीजिएगा, लाइसिन की तो कमी होती है, लेकिन इसके अंदर मिथियोनिन मिलता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन नहीं मिलता। इसके अंदर क्या नहीं मिलता, ट्रिप्टोफैन नहीं मिलता। तो याद रखना, लाइसिन तो कम होता ही होता है, उसके अलावा और क्या कम होता है, ट्रिप्टोफैन कम होता है। तो अब इसकी पूर्ति करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक मेज बनाई, जिस मेज को अपन बोलते हैं QPM मेज। कौन सी मेज बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज।
इसके विश्व में इसके जनक थे डॉक्टर एस के बसल और भारत में इसके जनक थे डॉक्टर साईं दास। साईं दास जी से तो हम 2-3 बार मिल लिए, हमने भी मेज की कॉन्फ्रेंस कराई थी एमपीयूटी ने, तब भी आए थे। अभी हम मेज की कॉन्फ्रेंस लुधियाना गए, वहां भी थे, और पतले पतले से बहुत एक्सपर्ट है, मेज के बहुत तगड़े एक्सपर्ट। उन्होंने एक क्यूपीएम मेज बनाई। इस क्यूपीएम मेज में उन्होंने एक जीन का यूज लिया, OPEC2 जीन। कौन से जीन का यूज लिया? अब सामान्य मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन लाइसिन कम हो गया, मिथ्योनिन ऑलरेडी ज्यादा है। अगर सामान्य मक्का की बात की जाए और उसके जस्ट आपकी क्यूपीएम मक्का की बात की जाए, तो क्यूपीएम मक्का के अंदर सामान्य मक्का की अपेक्षा में 3 से 4 गुना ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? मिथ्योनिन तो पाई जाता है, ट्रिप्टोफैन भी मिलेगा, उसके साथ साथ क्या बढ़ गया? लाइसिन भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? लाइसिन भी बढ़ गया। ठीक है। और ये बांसवाड़ा के हो तो बांसवाड़ा के अंदर जब सीएम वसुंधरा राजे थी तो उस टाइम पे एक प्रोग्राम चलाया था, गोल्डन रे प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? गोल्डन रे प्रोग्राम। तो गोल्डन रे प्रोग्राम का मेन मोटिव यही था कि आप जो मक्का है ना, सामान्य मक्का, उसको मत उगाओ। कौन सी मक्का होगा? क्यूपीएम मक्का। के सामान्य मक्का को किससे रिप्लेस करो? क्यूपीएम मक्का से रिप्लेस करो। ठीक है। तो क्यूपीएम वाला समझ में आ गया? क्लियर? आपसे भी पूछे कि खाद्यान्न फसलों में कौन से अमीनो अम्ल अधिकता पाई जाती है? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन की कमी। दलहनी फसल में क्या ज्यादा पाया जाता है? लाइसिन। क्या कम पाया जाता है? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन। खाद्यान्न फसल का अपवाद बताइए? मक्का। मक्का के अंदर क्या कम पाया जाता है? ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। उसको कवर अप करने के लिए अपन ने कौन सी मक्का बनाई? क्यूपीएम मक्का। ठीक है। क्यूपीएम के बारे में और डिस्कस करेंगे अपन जब मक्का अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहली वैरायटी थी इसकी HQPM फर्स्ट, हाइब्रिड वैरायटी थी ना क्यूपीएम की। कौन सी थी? HQPM फर्स्ट। ये मेज के बारे में बात हो गई। ठीक है। लाइसिन वाली ऊपर लिखा हुआ है ना। अब जितनी भी खाद्यान्न फसलें उनमें सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? गेहूं में। कितनी पाई जाती है? उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो आपकी जो एटलस वैरायटी है ना, उसमें 15-16% तक पाई जाती है। गेहूं की वैरायटी है एटलस, 15-16% तक पाई जाती है उसके अंदर। आज सबसे कम की बात की जाएगी तो सबसे कम किसमें होती है आपकी प्रोटीन? धान में। कितनी होती है? 6 से 7%। अब जैसे कि हमारे यहाँ हॉस्टल में साउथ वाले भी कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हम साउथ गए थे जब हम फर्स्ट ईयर में थे, अपने वो होता है ना यूनिवर्सिटी का इंटर एग्री और ये यूथ फेस्ट होते हैं ना, तो उसमें हम साउथ गए थे, आंध्र प्रदेश तिरुपति। तो वहां जो देखा कि बेसिकली क्या है कि लोग चावल के साथ क्या खाते हैं? नॉनवेज खाते हैं। दाल चावल और उनको नॉनवेज चाहिए होता है। अब यहाँ भी जैसे कि हमारे हॉस्टल के अंदर बेचारे कुछ खाते हैं तो रोटी वोटी तो उनको बात ही नहीं, चावल, और चावल के साथ वो क्या खाते हैं? नॉनवेज बाहर से ले आते हैं, हॉस्टल में तो बनता नहीं। तो नॉनवेज खाना क्या उनके लिए स्वाद है क्या? जैसे अपने यहाँ काफी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो रोज नहीं खाते नॉन वेजिटेरियन, जब कभी खाते हैं एज अ टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। तो क्या उनके लिए स्वाद है क्या? उनके लिए स्वाद नहीं है। काफी सारी चीजें वहां पौराणिक जो है, पुरानी चीजें चली आ रही है, इसलिए चली आ रही है, सब में साइंस थी। हर एक चीज में अपने जितने भी, जबकि बेसिकली सनातन में तो क्या है, साइंस ही है हर एक चीज में। वहां साइंस थी कि भैया चावल वो खाते हैं, चावल में क्या होता है? प्रोटीन कम, तो उसको बढ़ाने के लिए वो लोग क्या खाते हैं? नॉन वेज और वो सब खाते हैं। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है किसमें होता है? गेहूं में। सबसे कम किसमें होता है? और आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिसीरियल किन फसलों में पाए जाते हैं? ध्यान देना, मिलेट, अनाज, सब्जी या दाल। और सभी सर्वाधिक यानी कि संख्या ज्यादा, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट ज्यादा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं आपके मिलेट्स के अंदर। न्यूट्रीसीरियल बोलते हैं इनको, श्री अन्न बोलते हैं, पोषक अनाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। जितनी भी खाद्यान्न फसलों में कितने पंक्ति पाए जाते हैं? धान में कितने मिलते हैं? अब गेहूं और इनके बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। गेहूं में जो प्रोटीन मिलती है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो सभी प्रोटीन के बारे में बात करूंगा, जितने भी प्रोटीन होंगे इनमें। जैसे गेहूं में ग्लूटीन, धान में आपके ओराइजीन, मक्का में जीन। तो ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से ही जो आपकी रोटी होती है वो क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है। अब ये ग्लूटेन जो है वो क्या बढ़िया ही है क्या? है? क्यों बढ़िया नहीं है? मेरी तो बढ़िया है, मैं तो खा रहा हूं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। भारत के अंदर क्या है कि पूरे विश्व लेवल पे ग्लूटेन से काफी सारे लोगों को एलर्जी है, पता ही नहीं है। काफी लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी। इसलिए तो ये इंटरनेशनल ईयर 2023 क्यों आया? क्योंकि पूरा जो विश्व था, यूएन पूरा कंप्लीट, सारे जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री है सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि भैया धान और ये अपने गेहूं खा खा के हो गए परेशान, क्योंकि गेहूं जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए सही नहीं है, गेहूं और ये धान, और कहीं ना कहीं बीमारियां काफी हो रही हैं और ग्लूटेन से एलर्जी काफी है। तो एक नया जो है वो कहीं ना कहीं अनाज को डेवलप किया जाए। तो फिर अपन ने अपनी तरफ से सिफारिश की थी कि क्या नया डेवलप किया जाए। हमारे पास ऑलरेडी है जो कि काफी न्यूट्रीसीरियल है, जिनमें से अपन ने किसका योगदान दिया? मिलेट्स का।
अपन कौन सा, अपन नहीं तो ये जो 2023 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था वो किसकी वजह से था? अपनी वजह से। अपन ने सिफारिश की कि अब नए लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो महाभारत काल से क्या खाया जा रहा है, मिलेट खाया जा रहा है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट जो अच्छे अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूटेन से काफी सारे लोगों को एलर्जी है, पता नहीं, तो फिर ग्लूटेन फ्री व्हीट भी बनाया जाए। वो कैसा होता है? काला गेहूं सुना है कभी? वो काला गेहूं जो होता है वो कैसा होता है? ग्लूटेन फ्री होता है, उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती। जैसे अभी 12th के अंदर एक बच्चा है बेचारा, क्या नाम है उसका जो मेरे जूनियर का कोई है, वो साला लगता है ना क्या, उसको ग्लूटेन से एलर्जी थी, अब पता चला वो बीमार रहता था लगातार, अभी 12th के अंदर है बेचारा, वो 5-6 महीने 2-3 महीने डिस्टर्ब हो गया वो ग्लूटेन की एलर्जी की वजह से। पता ही अब तक लगे ग्लूटेन से एलर्जी है उसको, तो काफी सारे लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, तो ग्लूटेन के बारे में अपन बात करते हैं फसल और जीन के नाम की, कि कुछ फसलों के अंदर कुछ जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं में कौन सा जीन मिलता है? नॉरिंगटन। ये किसके लिए जरूरी है? ड्वार्फ, यानी कि बोनेपन के लिए। गेहूं जो है पहले बोना नहीं था, पहले उसकी गेहूं की हाइट ज्यादा थी, पर पता लगाया भाई कि आवश्यकता कहां आ रही है, आवश्यकता है क्या लंबे, क्योंकि रबी में उगाते थे, मावट हो रहा थी, तो पूरा पूरा जब ये छोटा ही गिर जाता है तो बड़ा तो कितना नुकसान पहुंचता होगा। तो कौन सा जीन लेके आए? हाई यील्डिंग वैरायटी लेके आए, अधिक उपज देने वाली अपने प्रोग्राम चलाया, तो वहां पे एक नॉरिंगटन जीन लेके आए, जिसमें जीन तो कौन सा होता है? RH3 और RH3 वैरायटी डेवलप की थी ना बोने गेहूं की। धान में कौन सा होता है? DG मक्का का भी बताया था, QPM मक्का का। जौ में, ज्वार में, बाजरा में। अब इन सबका यूज जो आगे आएगा आपको मिलेगा अलग अलग। जैसे बाजरा के अंदर ट्रिप 23A जीन है, इसका क्रॉस कराया था बिल 3B से, एक वैरायटी बनाई हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट 1965 में डॉक्टर AS अटवाल ने। ठीक है, जैसे ज्वार है काफिर, तो ज्वार के अंदर काफिर जीन का यूज लेके वैरायटी डेवलप की CSH फर्स्ट, जो प्रथम हाइब्रिड थी किसकी? ज्वार की। इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आगे मिलेगा, लेकिन ये सारे एक साथ किस लिए लिख दिए गए हैं? ताकि एक साथ ही आपको याद रहे कि पर्टिकुलर सबके अंदर आपको इंपोर्टेंट ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इन अनाज वाली फसलों के अंदर रखने की आवश्यकता है, जिसमें गेहूं में कौन सा है बोलिए? क्लास के अंदर याद करने की कोशिश ज्यादा करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्लास के अंदर अपन को अच्छे से पढ़ लिया जाता है, तो कोई मैटर जो 1 घंटे में हम पढ़ पाते हैं वो अपन कितने मिनट, 15 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं। क्लास के अंदर क्या हो, याद हो तो। ठीक है, तो गेहूं में कौन सा है? नॉरिंगटन। धान का DG, मक्का का, जौ का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, अब हाइब्रिड वेराइटीज आपकी बात करें, प्रथम संकर किस्म का क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सबसे अगर पूछ लिया जाए कंप्लीट सारी खाद्यान्न फसलों में भी सबसे पहली संकर किस्म किसके अंदर विकसित की गई? मक्का। आपने सुना होगा मक्का को अनाजों की ड्रोसोफिला कहते हैं। ड्रोसोफिला जंतु है जिस पर सर्वाधिक क्या होती है? रिसर्च होती है। तो अनाज फसलों में अगर बात की जाए, सर्वाधिक जो रिसर्च सबसे ज्यादा किस पे होती है? मक्का पर। किस पे होती है? मक्का पर। तो सबसे पहली वैरायटी भी संकर किसके अंदर डेवलप की गई? मक्का के अंदर की गई, जिसका नाम क्या है? गंगा फर्स्ट। कब की गई? 1957 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, AICRP प्रोग्राम 61, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड 61, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं। वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सबसे पहले किस पे चला? 1957 पे। वो भी किस पे चला? मक्का पर ही चला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप जैसे कि अलग अलग, आप जैसे बांसवाड़ा से हो तो बांसवाड़ा के अंदर AICRP प्रोग्राम चलता है। ARS स्टेशन है ना बोरवट बांसवाड़ा के अंदर, तो वहां पे AICRP प्रोग्राम होते हैं। AICRP प्रोग्राम क्या है? परियोजना है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या रहते हैं कि जैसे मक्का है, तो मक्का पर हमारे यहाँ जैसे कि एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, नहीं मक्का के अंदर क्या क्या डालना है। और जैसे बांसवाड़ा के अंदर उसकी उपज कितनी आई, उदयपुर में कितनी आई, भैया करनाल में कितनी आई, भरतपुर में कितनी आई, तो इन सारा कि भैया वहां उपज कैसी आई, किस तरीके से उसने लक्षण दिखाए, इन सब के लिए फिर हर एक साल में क्या होती है? बैठक होती, मीटिंग होती है, ताकि हर जगह की रिसर्च को हर जगह तक पहुंचाया जाए और हर जगह के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन को पता चले कि उपज कितनी आती है, क्या रहता है, किस प्रकार के जो लक्षण वो दिखाती है। तो इसके लिए प्रोग्राम चलाएगा कौन सा? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर होते हैं तो आपको ये दिख जाएगा हर जगह, KVK वगैरह पे जाओगे तो भी आपको ये दिख जाएगा, ट्रायल वगैरह लगाई जाती है। तो 1957 के अंदर स्टार्ट हुआ, वो भी सबसे पहले किस पर स्टार्ट हुआ? मक्का पर। अब बात करते हैं ज्वार की। ज्वार की कौन सी थी? CSH फर्स्ट 1964। ईयर वाइज है वैरायटी, ईयर वाइज इसलिए ताकि याद हो सके। ठीक है, सबसे पहले मक्का की कौन सी है? गंगा फर्स्ट। कब? ज्वार की कब? बाजरा की 1965। इन सब के बारे में बताऊंगा एक एक के बारे में, जब अपन फसलें पढ़ेंगे तो एक एक के बारे में अंदर बताऊंगा क्या है।
कपास की कौन सी, कब, धान की कब, अरहर की ICPH 8 1991, इक्रिसेट हैदराबाद से डेवलप है, ठीक है। अब अनाज वाली फसलों में सबसे पहली आपने संकर किसके अंदर पड़ी, मक्का के अंदर। दलहनी फसलों में सबसे पहली संकर किसके अंदर है, किसके अंदर है, अरहर के अंदर। किसके अंदर है, इक्रिसेट हैदराबाद। सुना है आपने इक्रिसेट हैदराबाद, किस किसने सुना है इक्रिसेट हैदराबाद, इक्रिसेट इंस्टीट्यूट है, सुना है? आप लोग 12th कहां से हो, आप लोग गांव में कोई पर्टिकुलर किसी स्कूल से, तो आपने पहले तैयारी की नहीं होगी शायद, ऐसे कोई जेट वगैरह की, ऐसे कुछ है, की थी क्या? हाँ, तो उसके जो आपको नोट्स दे रखे हैं ना रॉयल के, उसमें आगे की तरफ मेहनत करके एक इंपॉर्टेंट 40 से 50 पेज दे रखे हैं, 60 पेज है एग्जैक्ट वो। तो उन पेजेस को रोज एक दिन के अंदर डिसाइड कर लो कि एक ही पेज पढ़ना है, दूसरा पढ़ना ही नहीं है। रोज एक दिन में क्या पढ़ना है, एक ही पेज पढ़ना है, दूसरा पढ़ना ही नहीं है, रोज पढ़ना है। वो ये जो सारे नोट्स हैं उनको हम क्या बीच बीच में लिखाते थे। अब जैसे मैं यहाँ बीच में लिखा हूँ, क्रॉप पढ़ा रहा हूँ तो क्रॉप से संबंधित इंस्टीट्यूट आपको बताऊंगा, तो वहां लिखाते थे। फिर मेहनत करके दिमाग लगा के आज से 3-4 साल पहले सबको कंपाइल किया हमने और सिस्टमेटिक आगे वो नोट्स तैयार किए, ताकि बच्चा इनको पूरे साल पढ़ता रहे, ताकि उसको मैटर बहुत पहले ही मिल जाए, क्योंकि मैटर पूरा किसका है, रटने का है। तो वहां सारे इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, आपके नेशनल ब्यूरो, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, सब कुछ लिखे हुए हैं। कौन सा किस नाम से जाना जाता है, जैसे आपने सुना होगा गरीब का सेब, फलाना निगड़ा, जितने भी, सब कुछ वहां लिखा हुआ है। तो आपको रोज का एक पेज पढ़ना है। क्लियर है? अनाज वाली फसल अपन स्टार्ट कर चुके हैं, तो कल अनाज वाली फसलों के वैज्ञानिक नाम पूछूंगा, सबके याद करके आना, ठीक है? तो याद होगा तो इसी प्रकार से याद होता है। अरहर की ICPH 8 फर्स्ट, इक्रिसेट हैदराबाद, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरियन ट्रॉपिक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, हैदराबाद के अंदर है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था JET के अंदर। आपके जो पेपर है ना उसको JET से कंपेयर करके चला करो, JET जैसा ही आता है सुपरवाइजर का। इक्रिसेट एक संस्था है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय, ऐसे ऑप्शन आए थे। तो आपको पता हो इक्रिसेट है क्या, इक्रिसेट की फुल फॉर्म क्या, तभी तो आपको पता चलेगा। अब लोग ना इक्रिसेट हैदराबाद समझ के, जो पूरी साल पढ़ाई की है, वो बच्चे हैदराबाद के, तो हैदराबाद में तो इंडिया में, तो क्या लगा क्या गया, राष्ट्रीय, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है उसकी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। जरूरी थोड़ी है कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंस्टीट्यूट है तो अपने इंडिया में नहीं हो सकता, इंडिया में भी है। और मैं आपको बता दूं कि इक्रिसेट के अपने अभी डायरेक्टर कौन है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इक्रिसेट के डायरेक्टर कौन है, अभी रिसेंट चेंज हुए 2 महीने पहले ही, 1 महीने पहले। हर जगह माहौल हो गया था कि इंडियन बना है पहला। कौन है? ICAR के DG कौन है अभी अपने, ICAR के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल। ये भी नहीं पता आप लोगों को? 1 साल पढ़े सुपरवाइजर तैयारी कर ली यार। ICAR के महानिदेशक नहीं पता आप लोगों को? है क्या करते हो यार? डायरेक्टर जनरल कौन है ICAR का? डॉक्टर हिमांशु पाठक जी। कौन है? ICAR के महानिदेशक। ये तो याद रखो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? अपने एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट वही है, सब कुछ वही है अपना। तो डॉक्टर हिमांशु पाठक जी अपने ICAR के DG हैं, उसके साथ साथ इक्रिसेट हैदराबाद के डायरेक्टर है, ठीक है? तो अभी इक्रिसेट कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी इक्रिसेट के डायरेक्टर कौन है, जो कि भारतीय चुने गए हैं, तो वो कौन है अपने, हिमांशु पाठक जी, और जो कि वर्तमान में ICAR के क्या है, महानिदेशक भी है, ठीक है? क्लियर हो गया? वैरायटी याद होगी? वैरायटी के अंदर सबसे पहले बात करें मक्का की, बोलो कौन सी है? ज्वार, बाजरा, कपास, धान, अरहर, ICPH। अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक फास्फोरस, वसा, खनिज पदार्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसमें पाया जाता है? बाजरे में। हीट पैदा होती है ना बाजरे से, बाजरा कंजप्शन करते हैं। बाजरा जैसे कि बेसिकली क्या है कि जो मारवाड़ के जो लोग हैं वो बाजरा का कंजप्शन हमेशा ही करते हैं, ठीक है? वहां क्लाइमेटिक कंडीशन वहां ऐसी है, लेकिन जैसे कि अपने पूर्वी राजस्थान की बात किया तो हमारे इधर भी बाजरा काफी उगाते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन जनरली जो है हमारे बाजरे की रोटी बनती है सर्दी में। तिल की गजक आपने सर्दी में खाई होगी, तिल के लड्डू सर्दी में खाए होंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये तिल और बाजरा ये बॉडी में क्या क्रिएट करती हैं, हीट पैदा करती हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल किनका रहता है, इन खनिज पदार्थों का रहता है। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है? बाजरे में। किसमें पाई जाती है? कितने %? 5%। अनाज की बाजरे की बीज दर कितनी होती है? 5। बाजरे का टेस्ट पेज कितना होता है? 5 से 7। तो अब क्या किया अपन ने, एक चीज को 3
चीजों से लिंक कर दिया। जितना लिंक करोगे उतना ही याद होगा। रटने वाली चीजों को लिंक करना है। जैसे आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ा दी सर ने, हाँ चल रहा हो, तो वहां आपको सर बताएंगे पूसा सूर्या किसकी है, सूर्या किसकी है, समझ आ रहा है? तो लिंक करेंगे एक दूसरे से, तो लिंक करके ही आपको याद होगा काफी। धान वाला वापस बताओ, धान वाला क्या बताना है वापस? ठीक है, सभी अनाज वाली फसलें कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ग्रेमिनिया पोएसी। ग्रेमिनिया पोएसी से कौन बिलोंग करता है? ग्रेमिनिया पोएसी से वो बिलोंग करता है जो घास होती है। जितनी भी घास होती है, आपको गेहूं क्या है? घास है। बाजरा क्या है? घास है। सब कुछ क्या है? घास है। और जो घास है वो कौन से कुल से बिलोंग करती है? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम क्या है? पढ़ेंगे तो समझ लेंगे धीरे धीरे। दो वर्गीकरण में पढ़ा होगा ना, कुल के अनुसार वर्गीकरण नहीं पढ़ा था फसलों का? ग्रेमिनी में कौन आती है भाई, लेग्यूमिनेसी में कौन आती है, वहां नहीं पढ़ा था? लेग्यूमिनेसी, फेविएसी या पेपिलिनेसी। कंपोजिटी का दूसरा नाम? चलो कोई ना, अपन पढ़ेंगे तो वहां और सच्चे समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, अब एक सभी अनाज वाली फसलों में अंकुरण क्या पाया जाता है? अब बताओ हाइपोजेल क्या है? बीज पत्र में आता है, ठीक है। कोटिलिडन्स नीचे जाता है, ठीक है। आप याद ऐसे याद रखो सीधा, बीज पत्र से ना कि पत्तियों से। बीज पत्र का ऊपर आना एपीजल, नीचे जाना हाइपोजल। तो ये बीज पत्र तो इसमें कहां रहता है? नीचे रहता है। पत्तियां कहां आती है? ठीक है। तो अनाज वाली फसलों में जो फल होता है उसको क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। और तना होता है उसको कहते हैं कल्म। तने को क्या कहते हैं? कल्म। अब ये 3 पॉइंट ना आपको हर एक क्रॉप के अंदर मिलेंगे बार बार, तो अभी याद कर लो सारे। अंकुरण कौन सा है अनाज में? तना, कल्म। क्या बोलते हैं? कल्म। तना बोलो, कल्म। और फल को क्या कहते हैं? अब ये 2 टर्म तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये तो बेसिक है ना। किसने पहली बार सुनी ईमानदारी बताओ? प्रोटोएंड्री प्रोटोकाइनी सुनिए पहली बार कि पहले सुन रखी है? पहली बार सुनी है? नहीं सुनी ना कभी? तो घबरा क्यों रहे? बोलो ना, डरावना थोड़ी हूं रे मैं, है? इतना ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हूं मैं, तुम फ्रैंक रहा करो मेरे से तो बिल्कुल, ठीक है। नर पुष्प व मादा पुष्प। अगर किसी फसल के अंदर आप याद रखना, नर व मादा दोनों, नर पुष्प दोनों एक ही पादप पे होते हैं। इसको अपन आप हिंदी में आप बोलते हैं उभयलिंगी, ऐसा ही बोलते हैं ना। इंग्लिश में जो हम बोलते हैं मोनोसियस, क्या बोलते हैं इसको? तो ये सब आप जानते हो। अब एक साथ है, नर भी आएगी मादा भी आएगा, तो इसको अपन कहते हैं उभयलिंगी या मोनोसियस। अब पहले कौन आ रहा है, समझ रहे हो? आ दोनों रहे, अब पहले कौन आ रहा है? अब मान लीजिए नर जो है वो क्या आ गया? पहले आ गया। नर का विकास जो है वो क्या हो गया? पहले आ गया। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्लियर है? एंड्रस। एंड्री यानी कि नर, एंड्रस। एंड्रस यानी कि नर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फीमेल डॉक्टर होती है ना, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, गायनी। जैसे मेरे रिलेटिव वो गायनी है मैम। गायनी मतलब क्या होता है? फीमेल, ठीक है। तो एंड्री मैंने एंड्रस, एंड्रस मतलब नर। नर अगर पहले विकसित हो रहा है मादा से तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटो एंड्री। पुष्प जो है वो पहले विकसित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटो। जब मैं आपको मक्का पढ़ाऊंगा तो वहां आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। प्रोटो एंड्री का अच्छा उदाहरण क्या है? मक्का। प्रोटोगाइनी का अच्छा उदाहरण क्या है? बाजरा, ठीक है। कल अपन स्टार्ट करेंगे गेहूं। समझ आया सबको? है? आप बिना एजिटेशन के भी